नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप लोग एनटीपीसी 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 या ग्रुप डी दोस्तों या एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं बायोलॉजी साइंस की क्लास। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके रेलवे के ही एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में दोस्तों बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी वॉच करना है। और दोस्तों हम लोग जिस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस कवर कर रहे थे दोस्तों उस चैप्टर का नाम है कोशिका का सिद्धांत, संरचना और कार्य। यानी इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों अभी तक हम लोग जो है 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। पार्ट 1 आपका जो है और दोस्तों पार्ट 2 जो है, ये 2 वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। और दोस्तों इस टॉपिक में जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज की इस वीडियो यानी पार्ट 3 में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी वॉच करनी है। अगर दोस्तों इस बार 2025 में आप लोग अगर रेलवे के एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हो तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है। तो आइए दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटे रिक्तियाँ यानी वैकुलस जो है वो पाई जाती हैं। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं दोस्तों इनमें जो रिक्तियाँ हैं वो छोटी नहीं बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका जो होती है इनमें छोटी पाई जाती है। तो असत्य वाला दोस्तों हम लोग ढूंढना था, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्य पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। आपको ध्यान रखना है, बात बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों सही कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं इसमें जो लवक है वो नहीं पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें कि जो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यानी दोस्तों जो सेल वॉल होती है ये पादपों में पाई जाती है, जबकि आपकी जो जंतु कोशिका होती है इनमें नहीं पाई जाती। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है और आपके एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए विशेषताओं के बारे में दिया गया है चार्ट, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए एक तरफ दोस्तों पादप कोशिका दिया गया है और एक पर तरफ जंतु कोशिका। तो यहाँ पर दोस्तों पादप कोशिका में जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो पादप कोशिका है आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होती है, बड़ी होती है। वहाँ पर ऑप्शन में दिया था कि जो पादप कोशिका है जंतु कोशिका से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये इसीलिए गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगर जंतु कोशिका की बात करें तो दोस्तों जंतु कोशिका प्रायः आकार में क्या होती है, छोटी होती है। पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है, जंतु कोशिका दोस्तों आकार में छोटी होती है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। अगर बात करें दोस्तों जो पादप है इनकी कोशिका किस चीज़ की बनी होती है तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका जो है इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है यानी एब्सेंट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादप में जो रसधानी होती है या रिक्तियाँ कैसी होती हैं, बड़ी आकार की होती हैं। जबकि दोस्तों जंतु कोशिका में अगर बात करें तो इसमें रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती हैं। और अगर बात करें दोस्तों जो पादप कोशिका इसमें लवक क्या है, पाए जाते हैं।
पादप यानी जो पेड़ पौधे उन्हीं को दोस्तों पादप कहा जाता है। तो आप लोग जो लवक हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जबकि जंतु जो कोशिका होती है इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। यानी दोस्तों कौन सा ऐसा तरल पदार्थ है जो आंत में उसका अवशोषण किया जाता है यानी अवशोषित होता है, वसा की जो अवशोषित वसा को क्या है ये ग्रहण करता है और अतिरिक्त जो द्रव है उसको अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त यानी ब्लड में ले जाता है। तो दोस्तों उसे हम लोग लसीका बोलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर है पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग लसीका जो है इससे संबंधित पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो लसीका है एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है और इस द्रव में विशिष्ट क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। यानी दोस्तों जो आपका लसीका एक रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहता है और ये जो द्रव है लसीका दोस्तों इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें आपके लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी दोस्तों शरीर की रक्षा के लिए ये जो है उत्तरदायी होते हैं और लसीका जो है पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है और यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करती है। किस प्रकार की वसा को दोस्तों जो लसीका है ये अवशोषित करती है, तो दोस्तों आपकी जो लैक्टियल वसा होती है इसको अवशोषित करती। देखिए आपके लसीका से ही संबंधित आपकी एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को दोस्तों आपको डिटेल में पढ़ना समझना है। अगर आप लोग दोस्तों इस जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ अगर ध्यानपूर्वक दोस्तों अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई है उनको अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हो तो उम्मीद है कि आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और अपने एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आने वाले हो। ठीक है, बस आपको हर एक वीडियो में शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, वो क्या है, तो लसीका है। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी यहाँ पर आपको बताना है, जो आपके दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विभाजन कितने प्रकार का होता है। यानी कोशिका का जो विभाजन है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है, समसूत्रण और अर्धसूत्रण। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, आपको बताना है। जो कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों समसूत्रण के लिए जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है। देखिए अभी हमने आपको बताया भी है अर्धसूत्रण जो है ये भी दो चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन में कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती, नहीं दोस्तों दोगुनी नहीं होती है, कम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत कथन है ये गलत है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चेक कर लेते हैं कि अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के 3 जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनन ग्रंथि यानी जो गोनॉड होती है इसमें अर्धसूत्रण युग्म के उत्पादन के लिए होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, यहाँ पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग दोस्तों इस पॉइंट पर डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में दोस्तों बात करते हैं
कि आपका जो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? अर्धसूत्री दोस्तों विभाजन जो है ये जनन कोशिकाओं में होता है और यह निम्न 2 चरणों में संपन्न होता है। 2 चरण होते हैं इसके। पहला चरण दोस्तों अर्धसूत्री और दूसरा चरण जो होता है अर्धसूत्री होता है। यानी पहला अर्धसूत्री अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्री सेकंड होता है। तो आइए अर्धसूत्रण के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपका जो अर्धसूत्रण होता है के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी रह जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है दोस्तों? आधी रह जाती है। आधी रहती है। और अगर बात करें दोस्तों जो अर्धसूत्रण है इसमें जनकों के भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है और इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान भी होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एनटीपीसी में पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया और आपके एएलपी टेक्नीशियन में दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोस्तों कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों वह है नाभिक। दोस्तों जो नाभिक है इसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित करता है। यानी तो जो डीएनए की ब्लूप्रिंट होती है इसको अपने में क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है, इसलिए कोशिका का मास्टर कहा जाता है। इसे तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? यानी कोई भी कोशिका की अगर बात करें उसमें मौजूद जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका जो नाम है वो होता है नाभिक। नाभिक दोस्तों जो है ये सभी कोशिकाओं में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो आपको ध्यान रखना है। जो क्या करता है कि नाभिक की कोशिकाओं के क्रियाकलापों पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण कंट्रोल करता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन कई बार आपके हम वीडियो में रिपीट भी करवा चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है कि कोशिका का प्रोटीन का कारखाना, यानी प्रोटीन का कारण है प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? तो होते हैं दोस्तों आपके राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम को जो है प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है या प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना कहा जाता है, जो कि एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो वह है दोस्तों आपका लाइसोसोम। दोस्तों जो लाइसोसोम है ये केवल पशु कोशिका में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम की बात करें दोस्तों, लाइसोसोम जंतु वो की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1955 में डी ड्यूबे के द्वारा की गई थी। इसका जो दोस्तों प्रमुख कार्य होता है कोषों में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करना होता है और ये भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। इसी कारण दोस्तों जो लाइसोसोम है इनको आत्म हत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? यानी दोस्तों अगर हमारे शरीर में चोट लग जाए तो इसकी मरम्मत के लिए जो है हम लोग किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वह है आपका केवल जो समसूत्रण है इस विभाजन का हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है और इस परोक्ष
इसे जो है परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो केवल समसूत्रण विभाजन है इसको परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। और इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है और इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। यानी एक पशु के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है इनमें से कौन सी है, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो आपकी न्यूरॉन। न्यूरॉन दोस्तों जो है एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर इसके काम की बात करें दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि दोस्तों जो न्यूरॉन है जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है और यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। यानी दोस्तों जो न्यूरॉन तंत्रिका है इसका कार्य जो होता है कि कार्य है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना होता है। और अगर बात करें दोस्तों तंत्रिका कोशिका में जो कोशिकीय विभाजन है वो नहीं होता। तो ध्यान रखना है, पूछ लेता आपके एग्जाम में कि जो आपका तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन होता है या नहीं। तो दोस्तों नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों अगर जो आपकी न्यूरॉन तंत्रिका अगर एक बार नष्ट हो जाए तो दोबारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना किस कोशिका के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों जो स्टेम कोशिका होती है इसके द्वारा जो है इसे प्राप्त किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों आपका जो जल है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो दोस्तों हर एक कोशिका में दोस्तों जो है अधिक मात्रा में जो है आपका जल पाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए हम अगर परसेंटेज की बात करें कि जीव द्रव्य में जो जल की मात्रा होती है लगभग कितनी होती है, वो होती है आपकी 80% होती है। प्रोटीन 15% पाया जाता है, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और जो अकार्बनिक लवण होते हैं वो भी 1% ही पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार लागू नहीं होता है। यानी दोस्तों अगर बात करें कोशिका का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आपके जो है वो वायरस किस पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों जो वायरस है यानी विषाणु इन पर लागू नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। पहले एनटीपीसी ग्रुप डी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इसके बाद दोस्तों ये पूछा गया आपके आरआरबी एसएससी में यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। यानी दोस्तों कोशिका के जो फंक्शनल क्रियाएं होती हैं उन पर जो नियंत्रण है वो कौन करता है। अभी हमने आपको बताया भी है। इन पर दोस्तों जो नियंत्रण करता है वो केंद्रक करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऐसा सूत्री विभाजन का चरण का नाम बताना है कि जिसके दौरान विभाजित सेल के जो गुणसूत्र है वो मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं मेटाफेज कहते हैं। हम भी इस क्वेश्चन पर पहले बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहली वाली जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका
सेल से रिलेटेड चैप्टर था, यानी कोशिका की संरचना, कार्य और इकाई से संबंधित जो भी क्वेश्चन, और इसमें भी पार्ट 1 था जंतु कोशिका। दोस्तों जंतु कोशिका से हम लोगों ने जो है 3 वीडियो कवर की, यानी इस टॉपिक से संबंधित हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी 3 क्लास में दोस्तों ये चैप्टर जो है कवर हो चुका है। कौन सा चैप्टर था? आपका कोशिका विभाजन, कोशिका का नियंत्रण और कोशिका के जो कार्यात्मक कार्य हैं, ये संरचना है, इनसे संबंधित आपका जो है जंतु कोशिका से रिलेटेड हम लोग दोस्तों पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। और दोस्तों इस टॉपिक से टोटल कितने क्वेश्चन थे? वो लगभग आपके 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने दोस्तों अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा। और आगे दोस्तों हम लोग बात करें, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है वो दोस्तों अब हम लोग किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी पादप में ही दोस्तों सेल वाले चैप्टर में ही है। इसका पार्ट 2 है पादप कोशिका, यानी प्लांट सेल से संबंधित अब हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।